तो मैं चाहूँगा कि आज आप थोड़ा सा अपने बचपन वाले जीवन को थोड़ा बताएं कि बच्चे संघर्ष के दौरान में गलत चीज़ों से भ्रमित हो जाते हैं। कभी संघर्ष का वो दिन याद आता है तो कौन सा सबसे तकलीफ दे दिन आपको दिखाई पड़ता है कि वो सबसे तकलीफ दे दिन था? तो यूपीएससी के लिए वो कौन सी चीज़ थी जो मोटिवेट कर रहा था आपको? हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको लगता है कि यूपीएससी में अगर तुम्हारा स्कूलिंग अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो यूपीएससी इंटरव्यू क्रैक करना इम्पॉसिबल है। जब आपके भाई साहब, बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि तू पढ़, मैं अपनी एक नया मोबाइल खरीदा था और तेरी पढ़ाई के लिए वो बेच दिया हूँ आज। आपकी फ्रेंड आपकी जीवन संगनी बन गई या जीवन संगनी बननी थी इसलिए आप कमिटेड ज़्यादा हो गए कि मुझे क्लियर करना है यूपीएससी? अच्छा, सक्सेस के बारे में जब आप मम्मी को पहली बार बताए कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर गया हूँ, सिलेक्शन हो गया, तो उनका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आज के लीडरशिप रोल में आपको मजबूत बनाता है? 25,000 फेक राशन कार्ड कोडरमा में आपने कैंसिल करवाया था, क्या चैलेंजेज आया था वहाँ? बूढ़ा पहाड़ वो एरिया है झारखंड का जहाँ नक्सल सबसे ज़्यादा बसते थे। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ फील करते हैं? चतरा जैसा पिछड़ा जिला के लिए सर, जहाँ पे अफीम की खेती ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन बहुत ही पुअर कैटेगरी में है, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, वहाँ पे आप स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तो क्या गैप फिल करते हैं झारखंड का इतना पीछे होने का? सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं सर। व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट, तो क्या पॉलिटिक्स हो गए करियर? कि विपरीत हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं टूटते वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, चतरा के उपायुक्त और झारखंड के एक मजबूत किरदार जो झारखंड की जनता पे एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं, श्री रमेश घोलप जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कांके टॉक्स के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि आपकी जीवन जो है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ से अमूमन बच्चे अच्छे करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो सोचना छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप थोड़ा सा अपने बचपन वाले जीवन को थोड़ा बताएं कि कैसे आपका बचपन बीता और कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत होती है। देखिए, महाराष्ट्र में शोलापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है जी, वहाँ पे बार्शी ब्लॉक में महागांव नाम का एक छोटा सा गांव है जी। 1,500 के आसपास आबादी है और विस्थापित गांव है, मतलब एक छोटा सा डैम हुआ है, उसके कारण गांव का पूरा विस्थापन हुआ है। तो उस गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर जो थे उनकी साइकिल रिपेयरिंग की एक शॉप थी, और जब उनका लास्ट में जब वो शराब के आदी हो गए और उसके कारण वो शॉप की साइकिलें सारी बेचनी पड़ी, और उसके बाद घर को चलाने के लिए फिर माँ ने डिसाइड किया कि अब हम चूड़ियाँ बेचेंगे। तो मतलब उस परिवार से मैं पल कर मैं बड़ा हुआ, जहाँ पे झारखंड में भी कई सारे जो विपरीत हालात में बच्चे पढ़ते हैं और उनके घर में जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं मैंने भी बचपन में अपने देखी हैं। तो 1.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ। तो मतलब मैं ये कहा करता हूँ कि खुद के पैरों पर खड़ा रहने से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन लाइफ में मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने कभी संघर्ष को एज सच निगेटिविटी से नहीं देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ और यहाँ पर आने की सोच भी जहाँ से मेरे मन में आई, वो सारे कहानी और लाइफ के नीचे अगर कोई चीज़ है तो वो मेरा संघर्ष है, और उस संघर्ष में भी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी के साथ देखने का अप्रोच है। तो बचपन में गांव में जो सरकारी स्कूल था वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई कक्षा 1 से लेकर 4 तक। फिर क्योंकि वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता था, फिर कक्षा 5 से लेकर 10 तक की जो पढ़ाई है, तो इसलिए मुझे मेरे मामा का जो घर था वहाँ पे भेजा गया। वो भी एक पंचायत थी, गांव था, तो वहाँ पे मैंने 10 तक की पढ़ाई की, और उसके बाद 11th-12th में मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर में पढ़ा। साइंस स्ट्रीम से मैं पढ़ा था। एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं 12th का मेरा 1 महीने के बाद फाइनल एग्ज़ाम था तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मतलब ऑब्वियसली उस फेज़ से गुज़र रहे थे कि अब इस साल एग्ज़ाम नहीं देंगे, बट मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मोटिवेट किया और कहा कि नहीं तुम एग्ज़ाम दे दो। तो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और 12th में मुझे अच्छा स्कोर आया था। मतलब उस टाइम का जो साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हुए, और उसमें 2-3 सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था, एक हिंदी था और एक
ज्योग्राफी था और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे। तो 88.50% स्कोर था। मुझे 94% मेरा ग्रुपिंग था जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का था। सेल्फ स्टडी से? हाँ, तो सेल्फ स्टडी से। और अमूमन इस तरह के जो स्कोर आते थे वो बच्चे जनरली उस समय पे ट्राई करते थे। जैसे मेरा बायोलॉजी था तो मेडिकल के लिए ट्राई करते थे। बट जब मेरा रिजल्ट आया और जब घर के लोग बैठे थे तो उसमें डिसाइड हुआ कि अब तुमको कम समय में, कम खर्चे में, जो पढ़ाई करने के बाद तुमको सरकारी नौकरी मिल जाए वो पढ़ाई तुम करो। तो ये डिसाइड हुआ कि हम डिप्लोमा करेंगे टीचर्स एजुकेशन में, जिसको डीएड बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, जिससे प्राइमरी टीचर बन जाता है। तो मैंने वो ब्लॉक हेडक्वार्टर में उसका कॉलेज था, तो ऑब्वियसली वहीं पे मेरा मेरिट अच्छा था, मार्क्स अच्छे थे, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और उस समय मुझे लगता है कि वो, मैं कई बार ये कहता हूँ कि मैं मजबूरी में डीएड किया, बट आईएएस बनना है या अफसर बनना है, वो जो सब सपना जहाँ से शुरुआत हुई वो वही पीरियड था। क्योंकि डीएड के टाइम पे मैं कई सारे स्टूडेंट एसोसिएशन पे था, कई सारे, जैसे मैं नेहरू युवा मंडल का अध्यक्ष था गांव का, तंटा मुक्त समिति पे मेंबर था, बहुत सारे सभाओं में भाषण देता था, एलोक्यूशन कंपटीशन के लिए घूमा। तो उस समय में पब्लिक कांटेक्ट बहुत आया। और उस समय ये लगा, जब लोगों के काम करते थे, जैसे स्टूडेंट एसोसिएशन में भाषण देते थे, किसी इश्यूज़ को लेकर रेज करते थे, और तहसीलदार, हमारे अंचल अधिकारी को तहसीलदार बोलता है, तो जाते थे और जब उनके पास ज्ञापन दे रहे हैं तब ऐसा लगता था कि हम तहसीलदार होते तो ये काम करते। मतलब डीएड के वो 2-2.5 साल में मेरे मन में ये आया उस समय कि जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपोजर था उस समय पे, कि अगर लाइफ में क्योंकि उस समय वो अच्छा लगने लगा था कि हम किसी दूसरे के काम आते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, और उस समय वो आदमी खुश हो जाता है। तो अपनों के कारण जब दूसरा आदमी खुश हो जाता है और उसके कारण खुद को खुशी मिलती है, तो ये सेटिस्फेक्शन वाला जो लाइफ का जो कोर आइडिया था मेरा, वो उस टाइम पे ज़्यादा डेवलप हुआ। और उस समय ऐसे लगने लगा कि लाइफ में अगर कुछ करना है, खुश रहना है, तो आइदर पॉलिटिक्स में कुछ बड़े इस पे जाओ या फिर बड़ा अफसर बनो कोई। तो उस समय फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से मैं एग्रीकल्चर में आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो बेसिकली इस तरह से अगर आप कहेंगे कि बहुत साधारण परिवार से, जैसे झारखंड में भी कई सारे गांव देहात में बच्चे जिस परिवेश में पलते, उसी तरफ से मैं पला बढ़ा। और मैक्सिमम एजुकेशन अगर आप कहेंगे तो मैंने मेरा ब्लॉक लेवल पे पढ़ाई की है। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अमूमन क्या मैं देखा हूँ कि बच्चे संघर्ष के दौरान में गलत चीज़ों से भ्रमित हो जाते हैं, तो आपके अंदर लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो कौन सी मोटिवेशन थी जो आपको ये ड्राइव किया कि नहीं, मैं स्टे करूँगा अब और डिटरमिन्ड रहूँगा इतने स्ट्रगल के बावजूद भी, कि मुझे कोई एक अच्छा ऑफिसर बनना है? देखिए, अगर शुरुआत की बात करें, शुरुआत से मतलब प्रिपरेशन डेज के पहले की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है या मुझे लाइफ में कुछ बड़ा बनना है। इसका मतलब अगर मूल आप कहेंगे कि मेरी जो प्रेरणा है वो मेरी माँ है। क्योंकि वो किसी स्कूल में नहीं गई है, वो बिल्कुल मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, बट उसने बार बार ये चीज़ें मन पे ये कराई कि मतलब वो बहुत मेहनत कर, जैसे मैंने कहा वो चूड़ियाँ बेचती थी, बचपन में मैं उसके साथ आवाज़ लगाने के लिए जाता था। इनफैक्ट उसके बाद वो कई बार गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती थी, दूसरे गांव में भी जाते थे जब काम नहीं मिलता था गांव में। तो वो ये कहा करती थी कि अगर हालात हमारे बदलने हैं तो तुम्ही को पढ़ना होगा, अगर इसको चेंज करना है तो एक ही रास्ता है। ये बोलते थे कि हम तो मेहनत करेंगे, 5 साल करना है, 10 साल 20 साल हम लोगों की तो इसी तरह से लाइफ कटेगी, लेकिन अगर तुमको लगता है इसको चेंज करना है तो तुम पढ़ो अच्छे से। तो मुझे लगता है मेन तो ये था कि एक तो सेल्फ मोटिवेशन था मेनली, कि भाई मैं खुद को जानता था ये सारी चीज़ों में जब रहा, तो मतलब अंदर से लगने लगा कि मुझे कुछ बनना है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि माँ की मेहनत याद आती थी कि भाई वो इतना, जैसे आई रिमेंबर जब मैं 11th-12th में ब्लॉक में पढ़ता था, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो दूध लेके गांव से ब्लॉक में अलग अलग घरों में बेचने के लिए जो आदमी आता था, वो घर से 4-4:30 बजे निकलता था। अब सोचिए कि उसके पास हम लोगों का खाना आता था, तो 4-4:30 बजे खाना बना के उसके घर पे देना, तो माँ लगभग 2:30-3 बजे से उठा करती थी। माय गॉड। तो वो सब बना के उसको देना है। 2 साल का उसका रूटीन रहा। आप देख पाते थे? बिल्कुल। अब उसने वो रूटीन बना के हमको टिफिन भेज रही है डेली का डेली। उसके बाद वो 7-8 बजे के बाद सारा करके फिर दूसरों के खेत में काम के लिए जा रही है, कई बार दूसरे गांव में जा रही है, वहाँ से वापस आके फिर सोना है, फिर रात में 2:30-3 बजे उठना है। तो मुझे लगता है कि मैंने
वो बहुत नज़दीक से देखा था कि माँ के भी जो सपने हैं, क्योंकि मेरे भी सपने थे और वो उसके भी सपने थे। तो ये इस संघर्ष में एक बात जो मुझे समझ में आती है, जो मैं देखता हूँ कि एक चीज़ थी जो थी कि पैसे की कमी होना, और दूसरी चीज़ है पढ़ाई करना, जहाँ पे बच्चे अक्सर पढ़ाई से भागते हैं और पैसे की ओर मूव कर जाते हैं। तो कौन सा वो इंस्पिरेशन था मम्मी के पास या आपके पास जो पढ़ने के लिए वो फोर्स किया? आपने जैसा बताया है, ठीक है ना, तो मम्मी को कहीं तो रियलाइज़ था कि बेटा पैसा मत कमा, तो तू पढ़ अभी। बिल्कुल। देखिए मतलब इसमें मेरा भी एक एग्जाम्पल था, और मेरे से बड़ा मेरा एक भाई था, मतलब भाई है अभी भी वो काम करता है उसमें। तो उसका जब 12th हुआ था तो उसको डिप्लोमा में उसका नंबर नहीं लगा टीचर्स के। तो उस समय आप सोचिए कि घर अपना घर नहीं है, फादर नहीं थे, वो काम पे जाती थी, और गांव में उस भाई के एज के बच्चे सारे काम में जाते थे, उसको 100-150 रुपये जो भी मिलता था। तो कई सारे रिलेटिव्स ने माँ को कहा कि नहीं बड़े बेटे को भेज दो काम के लिए, ब्लॉक में किसी शॉप विप में या वहीं पे। तो वो कहती थी कि नहीं मैं और 5-7 साल 10 साल मेहनत करूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को मैं नौकरी करवाऊँगी। अच्छा। तो मतलब उसको, क्योंकि उसको खुद में ये एहसास था कि वो पढ़ नहीं पाई, मतलब वो क्योंकि उसके 4 भाई थे, 3 बहन थी, वो सबसे छोटी थी, और उसके 1-2 भाई पढ़े हुए थे। तो उसको ये लगता था कि नहीं अब मैं पढ़ नहीं सकी, लेकिन मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो उसको लगता था कि पैसे से ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठा सम्मान है, और वो सम्मान एजुकेशन से मिलेगा, वो पैसे से नहीं। इसलिए उसने बहुत हमको, जैसे आई रिमेम्बर मेरा जब टीचर का नौकरी लगा और 6 महीने नौकरी करने के बाद हमको अंदर से लगने लगा कि मुझे नहीं कुछ दूसरा बनना है, और मैंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो जिस समय घर नहीं है खुद का, आधा एकड़ ज़मीन नहीं है, माँ खुद काम पे जा रही है, बड़ा भाई बेरोजगार है, और महाराष्ट्र में प्राइमरी टीचर की नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती है, और उस नौकरी को मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तब भी उसने कहा कि नहीं, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करो, और तुम पढ़ो, अगर तुमको बड़ा बनना है तो पढ़ो। मतलब उसने हमेशा मोटिवेट किया एजुकेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि कोर में वही चीज़ें थी सारी। तो सारा क्रेडिट माँ को जाता है, उन्होंने इंस्पायर्ड किया आपको पढ़ने के लिए। कभी संघर्ष का वो दिन याद आता है तो कौन सा सबसे तकलीफ दे दिन आपको दिखाई पड़ता है कि वो सबसे तकलीफ दे दिन था? देखिए तकलीफ, एक तो मैंने जैसे कहा कि हमेशा मैंने वो संघर्ष के साथ जो चीज़ें मिलती है आगे बढ़ने के लिए उसको पॉजिटिविटी से देखा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ टाइम में रहती है। तो एक तो आई रिमेम्बर कि जब फादर लास्ट में बीमार रहा करते थे, और उनको पता था कि घर में भी फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस चलते रहते हैं, तो वो हमेशा हमको कहा करते थे कि तुम जब बड़ा बनोगे कुछ तो हमको अच्छे अस्पताल में ले जाना। तो एक, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते थे, और स्पेशली उससे आगे होते, एक तो वो हमेशा याद आता है। एंड सेकेंड थिंग कि जब 11 जनवरी 2005 की बात है, जब मैं ब्लॉक में 12th की पढ़ाई कर रहा था, और जब हमको ये सूचना मिली कि फादर एक्सपायर कर गए, तो वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उनकी डेथ हुई थी, 5 बजे के आसपास। और हमको, क्योंकि मैं जिस रूम में रहता था उसमें पहले 450 के आसपास रेंट था, 3-4 हम लोग फ्रेंड्स थे, और वो भी ज़्यादा लगने लगा, इसलिए हम लोगों ने 250 रुपये मंथली रेंट की एक रूम की थी। और वो पता नहीं था, हमने शिफ्ट किया था तो मेरे कज़िन को या मेरे भाई को, क्योंकि मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे हम लोगों के पास, तो ये लोग जब वो न्यूज़ पढ़ के आए, मेरे खोज के चले गए, लेकिन मैं मिला नहीं। तो उन्होंने मेरे जो रूम में उस समय जो फ्रेंड था वो मिला उनको, तो उसको कह दिया था कि अगर हम मिलेंगे तो उनको बता देना कि उनके फादर एक्सपायर कर गए। तो 9-9:30 बजे हमको ये, उसने एक रोड के साइड में एक अखबार पढ़ने के लिए, वाचनालय बोलता है वहाँ पे, तो वो था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमको देखा और कहा कि गांव में ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं मेरी साइकिल लेके मेरा जो बस स्टैंड था वहाँ पे से, तो उसके बगल में अंकल का घर था, वहाँ पे गया। और मतलब वो दिन हमको याद है आज भी कि मुझे 75% डिस्काउंट था, वो जो बस में जाने का जो भाड़ा रहता है PWD का कार्ड होने के कारण, और 7 रुपये ब्लॉक हेडक्वार्टर से मेरे गांव के बस का किराया था, और हमको 2 ही रुपये लगते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पॉकेट में 2 रुपये भी नहीं थे। तो मैं लगभग 15-20 मिनट वहाँ पे रोते बैठा था। फिर बगल का लड़का आया और उसने हमको पूछा कि तुम यहाँ कैसे हो। देन मैंने उसको कहानी बताई, उसने कुछ पैसे दिए और लेके, तो कई सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे, बट उसमें ये चीज़ें हैं जो हमेशा खलती रहती है, या उस टाइम का जो दिन है या वो समय है, वो हम हमेशा। आप पापा के सबसे करीब थे या मम्मी के? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं
दोनों के करीब था, लेकिन पापा बहुत प्यार करते थे। आप छोटे बच्चे थे? बिल्कुल, हम छोटे बच्चे थे और हमेशा घर में छोटा बच्चा सबका लाडला होता है, तो पापा भी प्यार करते थे। ऑब्वियसली मम्मी भी थी, लेकिन वो इतनी अपने भी इसमें, उसको तो घर चलाना था पूरा। बिल्कुल। तो लेकिन पापा कई बार हमसे बात करते थे, उनसे वो बातें होती थी। आज ये सरकारी अस्पताल देख के तो आपको लगता होगा इसका कायाकल्प कर दें। बिल्कुल। ये देखिए, जहाँ भी जाते हैं तो हम तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो हम लोग उसको महसूस करते हैं और प्रयास करते हैं जितना हो सके अपना। फिर जब आप 12th के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, तो यूपीएससी के लिए वो कौन सी चीज़ थी जो मोटिवेट कर रहा था आपको? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक तो डिप्लोमा करते समय, जैसे मैंने जैसे कहा कि मैं डिफरेंट एसोसिएशन में के पदों पे काम कर रहा था, पब्लिक में जाता था, उनके जैसे गांव में था, प्रोजेक्ट अफेक्टेड था, तो गांव के लोगों के मन में अधिकारियों के प्रति जो रिस्पेक्ट था, उनसे जो अपेक्षाएं थी, दोनों देखी थी। क्योंकि हमको याद है जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो ये न्यूज़ आई कि डैम पे कलेक्टर आने वाले हैं, तो सारे बच्चे वो बैट बॉल छोड़ के भागे थे कि हमको देखना है कि कलेक्टर कैसे होता है। तो वो मन में था, लेकिन जब डिप्लोमा कर रहे थे उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अंदर से आया कि नहीं, हमको तहसीलदार बनना है। मतलब हमको ये नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है, एमपीएससी क्या होता है, बट बहुत नज़दीक से देखा हुआ ऑफिसर तहसीलदार था, तो हम यही सोच के 2009 में पुणे आए थे कि हमको तहसीलदार बनना है। लेकिन वहाँ मेरे जो फ्रेंड थे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें से एक फ्रेंड ने, हमको सुहास नाम था, वो अभी सब इंस्पेक्टर बना फिर बाद में, तो उसने हमको कहा कि यार तुम्हारे बारे में हमने बहुत बोल के रखा है कि तुम इतना होशियार हो, इतना टैलेंट है ये हो, तो तुम ये मत बोलना कि हम तहसीलदार बनने आए, तुम ये बोलो कि हम यूपीएससी करने आए। तो सितंबर 2009 में मैंने ऐसे डिसाइड किया कि चलो यूपीएससी करते हैं। अच्छा, तो विथ लिमिटेड रिसोर्सेस आपको डर नहीं लगा कि यार मेरे पास रिसोर्स भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा? देखिए, दो अप्रोच है। जैसे मैंने कहा, मैं हिंदी का एक सेंटेंस बहुत जगह पे कहता हूँ कि विपरीत हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं टूटते वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। देखिए, अल्टीमेटली वो नज़रिए पे है। करेक्ट। कि देखिए, कहीं भी आपको अगर मेहनत, मतलब कुछ अचीव करना है आपके टारगेट, तो आपको मोटिवेशन चाहिए। ट्रू। और मेरा ये मानना है कि विपरीत हालात से बढ़कर और बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये सब चेंज करना है तो करना होगा, इसके लिए आपको किसी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको भी था, लेकिन जब क्योंकि हमको याद है जब हमने सरकारी टीचर के जॉब से जब छुट्टी ली, शुरुआत में 5-6 महीना छुट्टी लिया था मैंने और बाद में रिज़ाइन कर दिया था, तो उस टाइम पे मैं 1-1.5 महीना गांव में ही रहा था, क्योंकि पुणे जाना है, कुछ किताबें खरीदनी है, स्टार्ट में रूम वगैरह खरीदना जाना, तो 10-15 हज़ार रुपये तो लगेंगे। बिल्कुल। तो वो हम इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन कभी निगेटिवली नहीं देखा उसको, ठीक है हो जाएंगे, तो वो इकट्ठा फिर जैसे भी किए तो वो किए। क्योंकि आई रिमेंबर उसकी भी एक अपनी कहानी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में था तो हम लोगों के यहाँ वो प्राइवेट फाइनेंस के कुछ लोग घूमते थे जो गाय लेने के लिए लोन देते थे। अच्छा। तो हमने बगल वाले की जो गाय थी उसी को दिखा दिया कि ये ले लिए और उससे 18,000 रुपये माँ के नाम पे उठाए, और वो लेके फर्स्ट टाइम मैं सितंबर 2009 में पुणे गया था। तो थे चैलेंजेस थे, लेकिन देखिए हम हमेशा, जैसे माँ के बारे में हमने कहा कि वो क्या, ये हर समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगा, अब उससे मुड़ना या उससे मुंह फेर लेना ये समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है, वो हमको खोजना चाहिए। अब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं है, तो लेकिन उसमें अब जो भी मेरे पास जो है वो देखा मैंने, जो नहीं है वो देखने की बजाय कि मेरे पास यार मैं गाँव से पढ़ा हूँ, मेरा इतने एडवर्स सिचुएशन में 10th-12th में इतना मार्क आया है, मेरा IQ ठीक है, मैं इतना खुद मोटिवेटेड हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो वो पॉजिटिव चीज़ें देख के मैंने पढ़ाई की, मतलब पागल जैसे पढ़ाई की। जैसे जो यूपीएससी जो भी करता है वो हर किसी के वो प्रिपरेशन डेज की ये कहानी होती है, तो मैंने भी मेहनत की और मुझे पता था कि नहीं, अगर खुद पे विश्वास है, खुद को पहचाना है, तो मेंटर और गाइड होगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में। देखिए, शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि एक तो 2009 में जब फ्रेंड ने कहा कि तुम यूपीएससी करो, अब मेरा अपना नेचर है कि हमको अगर कुछ नहीं आता है तो किसी से जानने में हमको कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल। तो हमने एक कागज पे पूरा लिख के डाला कि यूपीएससी क्या होता है, उसको मराठी में दे सकते हैं क्या, मैं PWL था तो मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो जितने मन में सवाल थे वो सारे कागज पे लिखे। एक अतुल लांडे सर का थे, उनके पास में गया और उनको पूछा, मतलब हर चीज़ पूछा उनको, और उसके बाद देखिए ऑफिसर तो कोई नहीं था। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिलेक्शन के बाद मैं IAS ऑफिसर को मिला, लेकिन 1-2 सर थे, वो थे, एक प्रवीण चौहान करके हुआ करते थे,
तो उनको मैं हर 2-3 महीना के बाद कभी 10-15 मिनट उनसे समय लेके जाता था और अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने बता दिया था कि सर मेरी उतनी हालत नहीं है कि मैं ये करूं। और उससे ज़्यादा कि हमको ये लगता था कि मैं सेल्फ स्टडी से खुद को बेटर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने वो सेल्फ तो वो लोग हैप्पी रहते थे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, वो हैप्पी रहते थे, वो गाइड भी करते थे समय समय। अभी मिलते हैं उनसे आप? हाँ, कभी जाते हैं तो मिलते हैं। वो लोग तो बहुत खुश होते होंगे। बिल्कुल, वो बताते भी हैं बाकी लोगों से कि हम लोगों ने वो मतलब प्राउड फील करते हैं मेरे बारे में, बताते हैं बच्चों को। वो दोस्त जो आपको तहसीलदार के लिए बोला था, नहीं बोला, उसकी क्या स्थिति है? उसका है वो तो रूममेट था मेरा, क्योंकि उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन के जो इनिशियल डेज थे तो रूम में रहते थे। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में मतलब ये जो दोस्त है उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं कहा करता था कि मैं फाइनेंशियली गरीब था, लेकिन मैं सोशली बहुत अमीर आदमी था। मेरे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, अभी भी है। मैं मतलब सारे फ्रेंड से कनेक्टेड रहता हूँ। और प्रिपरेशन डेज में हमको पता नहीं रहता था कि मेरा रूम रेंट किसने भरा है या मेरी मेस की फी ये किसने दिया है। तो दोस्तों ने क्या, कोई बाद में जब लास्ट में दौरान एक फ्रेंड ने मोबाइल खरीद के दिया था, तो उसका रिचार्ज कोई दूसरा मारता था। तो ये मतलब उन्होंने बहुत उनको भरोसा था कि आप अच्छा करेंगे, वो भरोसा था। और मतलब जब फर्स्ट टाइम फेल किया तब भी यही लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो। अच्छा, तो फेल होने के बाद फिर वो खड़े हुए? तो वो भी खड़े हुए, और उसमें सबसे क्लोज फ्रेंड जो बाद में जीवन साथी बनी वो मेरी वाइफ भी जो उस टाइम पे थी, तो वो भी फ्रेंड थी उस टाइम पे। तो उसने कहा था कि भाई मतलब बेहतरीन चीज़ों के निर्माण में समय लगता है, तो करेक्ट। तो उसमें फिर वो भी थी, उसने भी, तो फ्रेंड थे, उन्होंने ऑब्वियसली मतलब कठिन दौर में बहुत सपोर्ट किया उसमें। 3 इडियट्स का वो लाइन कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन ज़्यादा कामयाब हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है। लेकिन ऐसे दोस्त ऐसे नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे। मेरे दोस्त बहुत प्राउड फील करते थे। और मतलब मैं बताऊंगा आगे कि मतलब सिलेक्शन रिजल्ट और वो भी एक अलग कहानी है कि मतलब जो फिल्मी टाइप की कहानी थी, और उसमें भी मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल था, वो सारी चीज़ें। फिर सिलेक्शन के बाद अक्सर लोग मानते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको लगता है कि यूपीएससी में अगर तुम्हारा स्कूलिंग अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो यूपीएससी इंटरव्यू क्रैक करना इम्पॉसिबल है। ऐसा परसेप्शन इधर के बच्चों का है। तो आपका ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी, एकदम सारा चीज़ अपोजिट है, हिंदी और मराठी, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं। तो आप कैसे इस हर्डल्स को एक्सेप्ट किया और फिर इसको क्रॉस भी कर गए? बिल्कुल, देखिए हम इसी को अपना मतलब जो यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे मन में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज़ थी ना, वो ये थी कि भाई इतने एडवर्स सिचुएशन में लड़के आए हैं तो उनको भी पता वो दिखेगा अपने बायोडाटा में। क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि हम भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तो स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए, उसके जो एक क्राइटेरिया रहते थे उसमें हम कहीं पे नहीं थे। मतलब जैसे आपने कहा, देखिए पहले हमारे यहाँ पे भी कहा जाता था कि वो बहुत अमीर परिवार में उसका जन्म होना चाहिए, मेरा नहीं था। बोलता था कि माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए, मेरा नहीं था उसमें भी। फिर कहता था कि अंग्रेजी मीडियम से आपका स्कूलिंग होना चाहिए, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था। फिर कहता था कि पुणे मुंबई में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे आपने कहा मैंने ब्लॉक में सबसे दूर की पढ़ाई और ओपन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। फिर कहा करता था कि ट्यूशन लगानी पड़ती है, तो मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगानी पड़ती। फिर कहा जाता था कि कम से कम 5-7 साल तो प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, तो वो नहीं था। फिर बहुत लोग कहते थे कि भाई 5वीं-7वीं कक्षा से ही पेरेंट्स उसको प्रिपेयर करना शुरू करते थे। तो मैंने बताया कि यूपीएससी करना 2009 में कैसे डिसाइड किया एंड में। फिर ये कहता था कि दिल्ली जाना ही पड़ता है, तो मैं लाइफ में पहली बार इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया, उसके पहले कभी दिल्ली नहीं देखी थी। और ये कहा था कि इतना सारा होने के बाद भी नसीब में होना चाहिए। तो मतलब हमारे बारे में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिसके लिए महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा मेरे बारे में बच्चों में जो आप बोल रहे थे कि वो बच्चे याद करते हैं उस चीज़ को। देखिए मैं फर्स्ट टाइम यूपीएससी प्रीलिम जब फेल किया 2010 में, तो घर से पैसा आना बड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि कुछ लगता था अब स्टूडेंट्स भी देते थे लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों के लिए तो चाहिए, तो हमको पुणे छोड़ना पड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेरे मामा का बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसके रूम में रहना शुरू किया। अच्छा। ये अगस्त 2010 की बात है। अब सितंबर में गांव में पंचायत के चुनाव लग गए, तो पहले से राजनीति का कीड़ा था, तो हमने सारा छोड़ दिया और गांव में पैनल खड़ा कर दिया, उसमें माँ को मुखिया बनाएंगे बोल के। तो पढ़ाई छोड़ के प्रिपेयर, मतलब वो सब राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी, सभा, रैली कर रहे हैं।
हाँ, मतलब हम लोगों को भरोसा था। जैसे मैंने कहा कि उस गांव में पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप मैंने करवाया था, वृक्षारोपण से लेके फेस्टिवल या बाकी सोशल इतने सारे काम किए थे। और तंटा मुक्त समिति जो रहती है, मेरा गांव बहुत फेमस था झगड़े के लिए, अभी भी बहुत झगड़े होते हैं। तो उसमें उस गांव में एक सबको इकट्ठा बैठा के एक गणपति, जो हमारे यहाँ गणेश पूजा होता है, 8-10 मंडल, अलग अलग मंडल रहते थे, तो मैंने एक जगह किया था। तो हमको लगता था कि लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे। अच्छा। तो कॉन्फिडेंस था हम लोगों की, भाई हमारी पार्टी जीत रही है, 7 सीट जीतेंगे। तो 23 अक्टूबर 2010 का दिन था, जिसको मैंने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी मराठी में, स्ट्रगल पे लेके। तो उसमें मैंने लिखा है कि वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 23 अक्टूबर 2010, जिस दिन वो काउंटिंग था। तो हम लोग पूरा प्रिपरेशन करके गए थे, जो हमारे यहाँ मार्केट कमेटी में, जहाँ पे वो काउंटिंग हो रहा था। तो हम कॉन्फिडेंट थे, पूरा गुलाल लेके गए हैं, पूरा वो जो भी पटाखे वगैरह फोड़ने सब लेके गए, और रिजल्ट आया। तो 7 में से 7 हार गए। तो एक भी नहीं जीता। तो हम लोगों को लग रहा था कि एक भी जीतता तो सारा बोरा उसी पे डाल देते हैं गुलाल का, लेकिन नहीं जीत पाया कोई। तो उस समय फिर गांव आया, फिर सारे फ्रेंड्स और सब जो इकट्ठा हुए थे, काफ़ी इमोशनल हो गए सब रो रहा था। मेरी माँ भी, क्योंकि एक तो उसी साल में मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल कर गया था, जिसमें मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी। तो दूसरा वो माँ को खड़ा किया ज़बरदस्ती, हमने, वो नहीं बोल रही थी तो हमने खड़ा किया था, तो वो भी हार गई। तो हमको ये लगता है कि आदमी जब बार बार हारता है ना, तो आइदर वो बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर कुछ बहुत बड़ा करने की सोचता है। तो मैंने जैसे कहा कि बिगिनिंग से हम थोड़ा पॉजिटिव सोचते थे। तो उस भीड़ में, आई रिमेंबर 4-5 बजा होगा इवनिंग का, तो उस भीड़ में इमोशन में खड़ा हो गए भाषण देने। और हम कहे कि चलो आज हम लोग तैयारी किए थे पूरा रैली का, आज लोग नहीं निकाल पाए, अब उस दिन रैली निकालेंगे जिस दिन हम क्लास 1 अफसर बनेंगे। अच्छा, ये आपने वहाँ खड़ा होके कहा, और मैंने कहा आज गांव से बाहर जा रहा हूँ, अब उसी दिन आऊँगा जिस दिन क्लास 1 अफसर बनूंगा और रैली के साथ आऊँगा। तो 23 अक्टूबर 2010 के इवनिंग को मैंने गाँव छोड़ा था, और 12 मई 2012 को मैं गाँव गया। मतलब लगभग 18 महीने मैंने गाँव का मुंह नहीं देखा। और जिस दिन गया उस दिन ऑब्वियसली वो जब उसको मिलना होता था, तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में हम बुलाते थे 2-4 महीने के बाद जब भी जाते थे, और वहाँ के वो मिलती थी और उसको मिलके हम ब्लॉक से वापस आते थे। अच्छा। तो और वो रैली के साथ गया। तो मतलब ये था कि आते थे इशू, चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स भी आते थे, लेकिन हम हर बार उसमें जो मिल रहा है वो आगे बढ़ने का सोचते थे। 2 बार इतना बड़ा फेल्योर देख रखे थे, पहले नौकरी छोड़ रखे थे, फिर कैसे गट्स ये आ गया, और कहाँ से ये गट्स आप लाए थे? देखिए जैसे लाइफ में क्या है ना, हमको ये लगता है कि अगर आदमी ने खुद को पहचाना है ना, और उसको पता है कि हमको लाइफ में क्या चाहिए, तो मुझे लगता है कि कितने भी बोल्ड डिसीजन लेने में आपको कोई ये नहीं होता है। हमको याद है हमारे यहाँ पे जब मैंने वो रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, तो वहाँ के उस समय में एक पॉलिटिकल लीडर ही थे, वो जिला परिषद, हम लोगों के यहाँ जो सरकारी स्कूल है वो जिला परिषद के स्कूल होते हैं। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि तुम रिज़ाइन क्यों कर रहे हो, तुम छुट्टी ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे टीचर की नौकरी नहीं करनी है, और हम बार बार छुट्टी पे जाते हैं तो वो बच्चों को, वो वहाँ उनका एक टीचर नहीं है, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है। देन आई सेड कि हमको नहीं करना है ये नौकरी। और रही बात जीवन यापन की, तो हमको खुद पे इतना भरोसा है, मतलब यही वर्ड था मराठी में जो हमको बोला था कि हमको खुद पे इतना भरोसा है कि हम बस स्टैंड पे खड़ा होकर पेन भी बेचेंगे, तब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी मेरी बातें सुन के एक पेन खरीद ही लेगा। तो जहाँ जाएंगे हम सम्मान से जिएंगे। स्किल अच्छी थी। तो मैंने कहा कि जहाँ जाएंगे सम्मान से जिएंगे। तो ठीक है, मतलब वो मुझे लगता है कि हमको था आइडिया कि भाई मेरे पास वो है, हमको कहाँ जाना है। इसलिए कई बार वो सारे डिसीजन लिए। जैसे मैंने कहा कि जब सिलेक्शन हुआ तब घर नहीं था, और उस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी, तो लोगों को लगता होगा ये पागल हो गया। एग्जैक्टली। और कई लोगों ने तो पीठ पीछे उसकी जैसे मराठी में उसको खिल्ली बोलते हैं हम लोग, तो वो उड़ाई होगी कि नहीं ये यार पागल हो गया है, इसकी माँ काम पे जाती है, भाई बेरोजगार है। लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो देख रहा था सर आपके, जब आपके भाई साहब, बड़े भाई हैं आपके, उन्होंने कहा कि तू पढ़, मैं अपनी एक नया मोबाइल खरीदा था और तेरी पढ़ाई के लिए वो बेच दिया हूँ आज। बिल्कुल। देखिए वो उसने सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए एक डिप्लोमा किया उसने, जब मेरा डिप्लोमा डीएड में चल रहा था। तो उसके बाद वो मैंगलोर करके जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे वो एक कंपनी में सेफ्टी सुपरवाइज़र की जॉब कर रहा था।
और उसने कुछ पैसे बचा के एक मोबाइल खरीदा था। तो जब हमको फिर वो पैसे का कुछ 1-2 महीने से इशू चल रहा था। अब कई बार फ्रेंड्स का भी होता था कि 1-2 फ्रेंड जो दे रहे हैं उसने अगर वो छोड़ के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए वो तो 1-2 अच्छा किताबें वगैरह भी बीच बीच में लेनी है। तो जब बहुत ही फाइनेंशियल ये इशू शुरू हो गया तो उससे बात किया था तो उसने वो बेच दिया, वो जो नया लिया था किसी को सेकेंड हैंड मोबाइल बेच दिया और वो पैसे भेज दिए। तो उसने मुझे बताया नहीं था उस टाइम, ये बात मुझे बाद में पता चली, उसने वो बेच के हमको पैसे भेजे थे। तो मुझे लगता है कि जब आप बहुत एडवर्स कंडीशन से हालातों से लड़के जब ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो नो डाउट आपका खुद का संघर्ष होता है, मेहनत होती है, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग होते हैं आपके फैमिली के, फादर मदर भाई फ्रेंड्स, कई सारे लोगों का आपको पता होता है, कई का पता नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, दुआएं होती है, वेल विशेस होती है। आप आज उनको कैसे रिटर्न करना चाहेंगे? जो लोग भी हैं, जो अननोन है और जो नोन है, आप उनको कैसे रिटर्न कर रहे होंगे या करना चाहेंगे? देखिए मैं बहुत, जैसे हमने कहा कि आज भी उनके लिए वही हूँ। मतलब वो तो मैं दिखाऊं सर, आप बहुत इमोशनल। मैं वो कहा करता हूँ कि भाई वो मैं दुनिया के लिए जो भी हूँ। मैं आज भी गांव जाता हूँ तो IAS गांव के बाहर छोड़ के गांव में एंटर करता हूँ। मैं आज भी गांव वालों के लिए वही हूँ। गांव में लोग मुझे रमू बोलते हैं। तो आज भी जाता हूँ तो सारे फ्रेंड के साथ वही है, उनका हर सुख दुख में जितना मेरे से हो सके हम खड़े रहते हैं। और आज भी गांव जाके कभी उनको वो फील नहीं होने देते कि भाई हम आपसे कुछ अलग है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि महफिल वो बड़ी होती है जिसमें कोई खुद को छोटा ना समझे। तो आज भी हम सब लोग बैठते हैं तो एक जैसे है। और जैसे मैंने कहा कि जब जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया है, मैंने हमेशा उस समय भी कहा करते थे कि जब मेरा अच्छा समय आएगा वो आप लोगों के लिए होगा, और मैं करता हूँ। मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सर्कल दे नोस कि भाई ये आदमी है जो हमको 15 साल पहले भी जैसे था वही आज भी है, तो उसको हम हमेशा के लिए कायम। अच्छा, सक्सेस मिली इसलिए आपकी फ्रेंड आपकी जीवन संगनी बन गई या जीवन संगनी बननी थी इसलिए आप कमिटेड ज़्यादा हो गए कि मुझे क्लियर करना UPSC? देखिए वो मुझे लगता है कि देखिए उन्होंने उस समय पे मेरा साथ दिया जब वो जिसको आप कहते हैं कि सक्सेस उसको मिला था, हमारे पास कुछ नहीं था। अच्छा, वो क्या करती हैं? वो बेसिकली वो भी पहले टीचर थी, उसने भी नौकरी छोड़ के वो मंत्रालय में आज होती तो वो सेक्शन ऑफिसर होती वहाँ पे, और वो स्टेट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी बेसिकली MPSC का। और आप मुलाकात के बारे में बताएंगे, पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली मुलाकात तो हम भी नहीं जानते थे कि वो हमको जानती है। अच्छा, बट वो हमको जानते थे। जैसे मैंने कहा नेता था स्टूडेंट एसोसिएशन में, तो जो मैं टीचर बना तो उसमें भी नेता पहले 6 महीने में हो गया था। तो जो ट्रेनिंग्स होते थे टीचरों के उसमें मैं मास्टर ट्रेनर बन गया था पहले 2-3 महीने की जो कहानी, तो उसमें हमको जानता था लगभग सब, तो वो भी जानते थे। तो वो भी सेम हमारे यहाँ केंद्र बोलते हैं, उसमें 8-10 जो स्कूल होते हैं उसका एक केंद्र होता है, तो हम लोग एक ही केंद्र में थे। और उसके बाद उनको जब छुट्टी वगैरह लेनी थी तो उनको जो दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने जैसे कहा कि पहले स्टूडेंट लीडर था, इधर टीचर, तो हम खुद भी छुट्टी लिए थे और उसको बोल दिए कि जाइए आपको हम देखेंगे कौन कौन नहीं करता। वो की बाद में उसका सिलेक्शन हुआ पहले, उस समय मैं फेल हो गया था, और मेरा फेल होने के बाद उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस समय, और सक्सेस बाद में आया, साथ उसने दिया पहले उस हालात में। तो ऑब्वियसली था कि मेरे सक्सेस के बाद भी मेरे लिए उसका जो इमेज है वो बहुत ऊंचा ही था, क्योंकि जिस समय जिस वो साथ खड़ी थी तो वो उसमें बहुत कम लोग मुझे लगता है साथ देता उस। तो अच्छा, मैं एक पर्सनली एक चीज़ पूछूंगा कि प्रपोज आप या वो जो भी पहले किए हों या जैसे भी हो, लेकिन ये UPSC रिजल्ट के पहले हुआ था या बाद हुआ? पहले हुआ था। अच्छा। मैंने तो कहा कि उस टाइम पे हुआ था जब मुझे घर नहीं है, मैं फेल हो चुका हूँ। हाँ, मुझे जानती थी घर भी नहीं है और मुझे घर नहीं है, मुझे आधा एकड़ जमीन नहीं है, मैंने नौकरी छोड़ दी है, और मैं उन लाखों बच्चों में से एक हूँ जो UPSC की प्रिपरेशन इस आस में कर रहे हैं कि हमको सक्सेस मिलेगा। तो जो बहुत उनको भी भरोसा था कि आप कर लेंगे। हाँ, उनको था, मेरे से ज़्यादा था इनफैक्ट। मतलब स्टेट सर्विस का मैं टॉपर बना, तो मुझे लगता है कि आप प्रिपरेशन टॉपर बनने के लिए करो, ये उसका फर्स्ट टाइम उसने मुझे कहा था कि नहीं ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई पोस्ट लेना है इसलिए करो, तो स्टेट में आप टॉप आ सकते हैं। तो मैंने MPSC का मैं स्टेट टॉपर था 2011 के एग्जाम का, जो 12th में रिजल्ट आया, तो वो उसी अच्छा, सक्सेस के बारे में जब आप मम्मी को पहली बार बताए कि मैं UPSC क्वालिफाई कर गया हूँ, सिलेक्शन हो गया, तो उनका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए वो रोना शुरू कर दी थी। अच्छा, मतलब उसमें देखिए उसको तो वो UPSC MPSC कुछ समझ में नहीं आता। उसको मैंने कहा था कि तहसीलदार की भी एग्ज़ाम दी है MPSC जो थी, और कलेक्टर की भी दी है।
तो मेरा पहला रिजल्ट उसका आया था यूपीएससी का, 4 मई को आया था। तो मैंने कहा कि मैं कलेक्टर के एग्ज़ाम पास हो गया। शी वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा कि उस स्थिति से वो थे हम लोग कि जहाँ मैंने टीचर बन गया था, वो उसके लिए दुनिया जीतने जैसे था बेटे ने। अब उसमें जब उसको लगा जैसे हम लोग थे, या उसने कितनी बार हमारे हल्का कर्मचारी को तलाठी बोलते हैं, कितनी बार उसने तलाठी मुखिया के घर जाके हाथ जोड़े होंगे कि हमारा नाम बीपीएल में डाल के हमको कोई एक आवाज़ दे दो। अब जब उस महिला को ये एहसास हो जाए कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, तो हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते। और मुझे लगता है वो मेरे लिए भी लाइफ का सबसे बड़ा ये था कि जो मैंने उसको रिटर्न किया, कि जो उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया था कि नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो, तो मैंने करके दिखाया था। लाइफ हैज़ मेनी स्टेजेज और आपने हर स्टेज को ऑलमोस्ट जिया है सर। आप जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, मुझे तो लगता है कि स्पेशली आज की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ को लेके आदमी बहुत लेट सीरियस हो जाता है। और जिस समय सीरियस होना होता है उस समय आदमी कई सारे दूसरे चीज़ों में, मोबाइल, सोशल मीडिया, वो वर्चुअल लाइफ, या जो कई बार बुरी आदतों से ये जाता है। तो हमको लगता है कि लाइफ बहुत इजी भी नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना है अगर आपको इस माहौल में खुद को इस्टेब्लिश करना है। तो मुझे लगता है कि उनको पहले तो खुद को पहचान के डिसाइड करना है कि लाइफ में क्या बनना है। कई बार लोग होता है कि दूसरों को देख के, जैसे बचपन में होता था कि फ्लाइट देखे तो पायलट बनना है, कोई गाड़ी देखे तो यूनिफॉर्म देखे तो पुलिस बनना है, तो उसमें मत जाइए। आप पहले खुद को पहचानिए, और खुद को पहचान के आपको खुद पे विश्वास करना होगा। क्योंकि हिंदी का जो एक सेंटेंस है कि वसीयतें अपने नाम करवाने से कुछ नहीं होता, ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका होगा। तो अगर आप किसी भी गरीब परिवार में, बहुत रिमोट इलाके में, बहुत जिसको आप बोलते हैं कि संसाधनों के अभाव में पल रहे, जी रहे हैं, तो उसमें निराश नहीं होना है। उसी को मोटिवेशन बनाइए, खुद को पहचानिए और मेहनत कीजिए। मतलब आज के समय में अगर कोई 2 चीज़ें लोग कहें कि लाइफ में सक्सेस होना है तो क्या है, तो पहली है कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, और दूसरा आप मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो ये अगर ये मुझे लगता है कि जो नॉलेज एक समय था जो हम लोग बोलते थे यार दिल्ली में, तो जो दिल्ली में है वो आपके मोबाइल में अगर आप उसका पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आपको वह घर बैठे भी मिल सकता है। तो हमको लगता है कि खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, और लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जो आपके पास है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सोच के मुझे लगता है मेहनत करना। आज का यूथ शॉर्टकट की ओर भाग रहा है। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट्स की नहीं बोलूँगा। शॉर्टकट्स में क्या हम लोगों ने नोटिस किया, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वो या तो अफीम, गांजा, इन सब की तस्करी में लग गया हुआ है, या उसमें फंसा हुआ है, उसके जाल में फंसा हुआ है, और एक साइबर क्राइम है जिसमें भी फंसे हुए हैं। यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व है। जान के आश्चर्य होता है मुझे कि मैं रांची में कुछ एक लोग ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, एंड दे आर इंडल्जेंट टू इट, वो लोग इन्वॉल्व है। तो क्या लगता है कि कहाँ पे वो गैप है कि ये यूथ जो है सो इस तरह के भटकाव में है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि चाहे समंदर में वगैरह की जितनी ऊंचाई पे और जितनी तेज़ी से उसको लहर आती है, वो उतनी तेज़ी से वो नीचे भी चली जाती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप कोई शॉर्टकट से सोच रहे हैं कि मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा, तो उतने ही जल्दी आप नीचे आने की संभावना भी होती है। और मुझे लगता है कि स्ट्रगल करके, मतलब जितना आदमी स्कूल में सीखता है उतना ही बाहर भी स्ट्रगल करते हुए चीज़ों को देखता है, सीखता है, तो आपको वो एहसास आपके उस ट्रैवल में हो जाता है। हर एक चीज़ की कीमत आपको पता चलती है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनको अचानक से वो किसी एक जगह से कम मेहनत में पहुंच जाते हैं, तो वो उनको उसकी कीमत भी नहीं रहती है, उस जो भी उनको मिला है। और अगर वो गलत तरीके से मिला है तो वो अल्टीमेटली ना आपको सेटिस्फैक्शन देगा, ना आपको सोशली रिकॉग्निशन देगा, और इनफैक्ट कई बार आपको डर डर के जीना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि इसमें नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इनफैक्ट हम तो कई बार ये कहते हैं कि मतलब मेहनत करते समय प्रॉब्लम्स आते ही, बिना प्रॉब्लम्स के और कम मेहनत किए आप कहीं पे जा रहे हैं तो वो गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको समझाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि युवाओं को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, गलत चीज़। अर्ली स्टेज का जो आपका संघर्ष है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आज के लीडरशिप रोल में आपको मजबूत बनाता है? देखिए, मतलब
एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और स्पेशली फील्ड पोस्टिंग में जब काम कर रहे हैं, जैसे मैं खूंटी में रहा, बेरमो में रहा, 2-3 जगह पे मैं डीसी रहा, तो जो हालात है यहाँ के, अगर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना ओपिनियन है कि प्रशासन में काम करते हुए अगर आपके पास जो चीज़ें होनी है उसमें एक चीज़ अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगे तो वो सेंसिटिविटी है। आपको संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ों को आप एड्रेस करते हैं अगर आप खुली आंखों से वो देख के महसूस कर पाए फील्ड पे। तो मुझे लगता है कि ये जो संवेदनशीलता है ना, ये मेरे हालात ने मुझे दी हुई एक गिफ्ट है। क्योंकि आज जब भी जैसे आप देखते होंगे, मतलब फील्ड पे कई बार लोग ये बोलता है कि मतलब मेरे बारे में ये कहता है कि ये बहुत पीपल्स फ्रेंडली है, लोगों के बीच में जाते बैठते हैं। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें खुद मैंने देखी। जैसे अगर हम खूंटी में थे तो हम एक बार एक होटल में गए थे, फूड पॉइजनिंग हुआ था कहीं बिहार में, और उसी को इधर ना रिपीट हो इसलिए हम लोग देखते थे। तो उसमें मंगरी नाम की एक महिला थी, हमको आई रिमेम्बर, किसी एक जो रिपोर्टर थे उन्होंने उस पर स्टोरी बनाई थी कि उनको मैंने बर्तन मांजते देखा था। वो वृद्ध महिला थी, 65-70 उम्र होगा उसका। तो हमने जब निकलने वाले थे उसको देख के हम जाके उसके पास बैठ गए। हमने पूछा कि आपको पेंशन मिलता है क्या? ये 2014 की बात है, मतलब लगभग 10 साल पहले की बात है। तो उसने कहा नहीं मिलता है पेंशन। मैंने कहा क्यों नहीं मिलता है? तो बोले कि मेरा आदमी मर गया है लेकिन उसका कोई कागज़ नहीं है मेरे पास, तो तुम्हारा लोग कागज़ खोजता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो वृद्धा पेंशन तो मिलना चाहिए आपको। तो बोली कि देखो वो जो कार्ड बना रहा था तुम्हारा, उसको हम जो उम्र बता दिए थे उसका उसने जन्म साल लिख लिया, तो उसके हिसाब से हम 60 साल के नहीं हुए। उस समय 60 साल के बाद मिलता। तो हमको बड़ा ये लगा, तो हमको उसमें अपनी माँ दिखी, क्योंकि आई रिमेम्बर जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे तो मेरी माँ से 1 साल गांव की एक महिला थी, अब उसका सरकारी कर्मी थी, हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो साल भर उससे पैसे लेते रहे कि कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये कि आपको पेंशन स्वीकृत करा देंगे हम। माँ से लेते रहे। हाँ, क्योंकि वो उसको विधवा पेंशन के लिए उसने फॉर्म भरा था, तो वो ब्लॉक अंचल उसके लिए तो तलाटी जो हल्का कर्मचारी वही सबसे बड़ा साहब था। वो कब अंचल अधिकारी के पास जाए, कब उसको मिले, तो वो हमको याद आया। और उसके बाद हम लोगों ने उस टाइम भी हम प्रशासन आपके द्वार चलाते थे गांव पंचायत में, तो हम 3-3.5 घंटा में पेंशन स्वीकृत कराते थे। उस समय एसडीओ पेंशन सैंक्शनिंग की अथॉरिटी हुआ करते थे। और हम जब अनुमंडल में कैंप लगाते थे तो हमारा फोटोग्राफर बैठा हुआ है, वहीं पे वो प्रिंट निकाल रहा है, बैंक के लोग हैं, आधार बनाने वाला है, हेल्प डेस्क वाला है, वो एप्लीकेशन दे देती थी तो उसका अंचल अधिकारी और उसके स्टाफ रहता था, वो इमीडिएटली चेक करके दे रहा है। और फिर मेरे यहाँ का भी स्टाफ बना हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने कई सारी गाड़ियाँ, मोबाइल वैन, पेंशन वैन बना के गांव-गांव भेजी। उसमें 3-4 लोग बिठाते थे हम लोग, ये फॉर्म भरने वाला, आधार वाला, बैंक वाला, ये सब, और उनको 48 घंटे में पेंशन सैंक्शन करते थे। तो उसमें आई रिमेम्बर कि एक जगह मैं वहाँ पे मुरहू करके जगह है, तो वहाँ एक स्कूल में, शहर के थोड़ा एक 3-4 किलोमीटर बाहर, बच्चों को लेक्चर देने के लिए गया। और जब वहाँ से मैं निकल रहा था तो उसके गेट पे हमको कई सारे बूढ़ा बूढ़ी दिखे। हम गाड़ी रोक दिए, जो मेरा आदतन ये है, तो हम रोक के उतर के, हमको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ ये लोग क्यों आए हैं। तो हम पूछे कि क्यों आए हैं आप सब लोग इधर? तो बोले बाबू हमको पता चला है कि यहाँ पेंशन देने वाला साहब आने वाला है। तो वो जो था ना, तो हमको लगता है कि वो हर चीज़ें, जैसे हेल्थ में जाते हैं तो फादर्स को याद करते हैं जब वो उस दिनों में इसमें ये करते थे। हमारा खुद का जब केरोसिन वगैरह की जब बात थी उस पर भी हम कई सारी कार्रवाइयाँ करते थे। या बहुत सारे बाल मजदूरों को हमने छुड़वाया जो इनिशियल टेन्योर्स थे, इनफैक्ट डीसीशिप में भी उनको स्कूल में दाखिला। तो हम खुद को याद करते थे कि जो मेरे हालात थे उस समय, या हम लोग जो गाँव में जब रात में बिजली नहीं होती थी और जो डिबरी होती थी उसका दिया थोड़ा ज़्यादा होता था, तो माँ चिल्लाती थी कि भाई पता नहीं कब आएगा, अगली बार केरोसिन तुम उसको बंद करो, दिन में पढ़ लिया करो। तो वो जो चीज़ें उस हालातों से सीखी है उसको याद करता हूँ, और उसको याद करते हुए थोड़ा सा खुली आंखों से देखता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें यहाँ भी काम करती है इन एक्टिविटीज़ को। ऑब्वियसली करते हैं। देखिए सरकार में चाहे हमारे वरीय पदाधिकारी हो, चाहे जो भी सरकार में जनप्रतिनिधि हो, राइट फ्रॉम गांव से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कई बार जो अच्छे काम हुए उन्होंने खुल के अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है चीज़ों को, और वो मोटिवेशन भी होता है काम करने। 25,000 फेक राशन कार्ड कोडरमा में आपने
कैंसिल करवाया था, क्या चैलेंजेज आया था वहाँ पे? नहीं, चैलेंजेस नहीं, देखिए शुरुआत में हम अमित जी जहाँ भी रहे हैं, स्पेशली डीसी शिप में, तो हम जनता दरबार में मिलते हैं लोगों को। तो पहले ना 1-1.5 महीने में आपको पता चल जाता है लोग आ रहे हैं। तो कई बार यही प्रॉब्लम्स आते थे, राशन कार्ड में नाम नहीं है, और वो इसलिए लोग ज़्यादा खुशता था कि उसी के कारण उनको उस समय पे आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता है, जिस कारण हेल्थ का उनको 5 लाख का वो इलाज की सुविधा मिलती थी। तो फिर हम लोग 2-3 जगह पे जहाँ भी रहे हैं, ये गढ़वा में भी किया था हम लोगों ने, वहाँ भी किया, तो हम लोगों ने ब्लॉक वाइज 4-5 बहुत बड़े लोगों को चिन्हित किया, जिनके पास 4 व्हीलर है, बड़े बड़े व्हीकल्स है, बंगलो है, और लेकिन फिर भी उनके पास राशन कार्ड है। तो हम लोगों ने उनको जो फाइन होता है, जो उन्होंने आज तक अनाज उठाया है और उसका वो मार्केट वैल्यू और कुछ इंटरेस्ट लगा के, तो वो करके उसको अखबार में देते थे हम कि भाई देखिए ये लोग हैं, इसलिए क्यों रद्द किया वो भी लिखते थे, इनके पास ये है। और स्पेशली वो लोग होते थे जो ये कहते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद हम लोग एक अपील करते थे कि और 15 दिन का हम समय दे रहे हैं, जिसके पास भी गलत तरीके से राशन कार्ड बने हैं वो सरेंडर कर दीजिए। एंड आई रिमेंबर कभी कभी पत्रकार लोग भी फ़ोन करता था कि सर फलाना ब्लॉक में कैंप लगा है क्या? हम कहे कि नहीं, क्यों? बोले बहुत भीड़ है। तो हम फिर पता करते थे तो पता चलता था कि वो राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लाइन है वो। तो लोग अपने स्वेच्छा से सरेंडर किया लोग, मतलब कैंसिल करना, क्योंकि कैंसिल करने में कई बार ये इश्यूज हो जाता है कि लोग आपसी इसमें जानबूझ के किसी का काट देता था। तो ये वो लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से सरेंडर किए, उतनी वैकेंसी बनती थी, और जो हम लोगों के सारे दौड़ते रहते थे वो वन शॉट में बहुत सारे निकल जाते थे, 30,000 40,000 लोगों का नाम ऐड हो जाता था। तो वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी ने कोई प्रेशर दिया, लेकिन हाँ ये था कि आधी भीड़ हम लोगों की 1 महीने के बाद कम हो जाती थी जनता दरबार की। सर अभी तक के करियर में सबसे रिवार्डिंग इनिशिएटिव क्या रहा आपका? देखिए कई सारे हैं हर फील्ड में, मतलब हर पोस्ट पे काम करते हैं, उसके अपने इनिशिएटिव्स। अगर रिसेंटली हम लोग बात करें तो जब मैं गढ़वा में पोस्टेड था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ने उस समय पे वो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलता था, तो उस कार्यक्रम में हम लोगों ने कहा कि उसकी शुरुआत हम लोग बूढ़ा पहाड़ से करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि भाई ऐसी ऐसी जगह तक जहाँ आज तक कभी नहीं पहुँचा है वहाँ भी आपको जाके पहुँचाना है। तो हम लोगों ने मतलब सैचुरेशन मोड पे, मतलब एक एक घर का सर्वे किया। उन लोगों ने पहली बार डीसी देखा था। तो बूढ़ा पहाड़ में लोगों को वीडियो भी नहीं पता होता था, तो उन्होंने डीसी देखा। आज़ादी के बाद पहली बार कोई डीसी गया वहाँ पे। और बूढ़ा पहाड़ वो एरिया है झारखंड का जहाँ नक्सल सबसे ज़्यादा बसते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ मतलब लोग ये कहा करता था कि यहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो वहाँ जो हमारे जाबाज, हमारे चाहे सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस के जवानों ने अभियान चला के उसको नक्सल मुक्त किया। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी हो, तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका ये कहना था कि जब तक उन लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हम लोग जब उनके चंगुल से निकल के जब सरकार की योजनाओं के साथ जुड़े हैं तो ये रास्ता सही है, तब तक उनके मन से वो नहीं जाएगा। इसलिए हम लोगों ने फिर उसको पूरे पैशन के साथ, हमारे ऑफिसर्स वो चढ़ते थे ऊपर, डोर टू डोर सर्वे करके, और फिर उस एफर्ट्स को माननीय सीएम साहब ने अप्रिशिएट किया। वो खुद भी वहाँ पे आए थे, उन्होंने बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। एक तो वो काम था जिसमें बहुत सारे बेसिक भी हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सरकार के डायरेक्शन पे हम लोगों ने वहाँ कराई। फिर मुसहर लोगों के लिए वहाँ हम लोगों ने काम किया था, जो मुसहर 3-3 जनरेशन से रह रहे हैं, उनको ना घर है, ना कागज है, ना जमीन है। तो उनको सारी चीज़ें हम लोगों ने दी थी, एक अभियान चला के। मतलब उनको पशु से लेके उनको घर दिया, देन बच्चों को स्कूल में छोड़ा हम लोगों ने ले जाके। तो एक वो था। थर्ड जो मुझे लगता है जो क्लोज टू हार्ट रहा, वो हम लोगों ने वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो वहाँ पे स्पेशली डिलीवरीज होती थी, और जो बाहर में हॉस्पिटल में जो फर्जी डॉक्टर्स हुआ करते थे, वो कराते थे और वो ऑपरेशन कराते थे। बिल्कुल। जैसा एक जगह पे मैं गया था तो वो कोई डिप्लोमा किया हुआ आदमी था, और वो यूट्यूब का देख के सीख के ऑपरेशन कर रहा था। तो उसको हम लोगों ने FIR किया, उसको जेल भेज दिया, और उसके बाद हम लोगों ने अभियान चलाया। लोगों के साथ बैठकें की, 5-7 FIR उन पे भी किए, और हमारी सरकारी जो हॉस्पिटल था उसका हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग किया। उसमें रात में डॉक्टर्स नहीं रहने की शिकायत रहती थी, तो रात में मेरा हर दिन के लिए एक ऑफिसर था, तो रात 9 बजे से सुबह 9 बजे कभी भी एक बार जाके ये इंस्पेक्शन करता था कि सारे
पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर वहाँ पे है, ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग रेफर केसेस का रिव्यू करने लगे। उस परिणाम हामिद जी, आपको यकीन नहीं होगा कि जब ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया था, उसके पहले 4-5 महीने का एवरेज डिलीवरी जो होता था सारे सरकारी हॉस्पिटल में, पीएससी से लेकर सदर हॉस्पिटल तक, वो 1800 से 2200 के बीच में होता था। और जब ये अभियान शुरू किया तो 2-3 महीने के अंदर ही वो 3600 से 4200 के बीच में होने लगा। और ये वो लोग थे, मतलब हर महीना 1800 से 2000 लोग डिलीवरी ज़्यादा होने लगी। और ये सारी डिलीवरी जो प्राइवेट में होती थी, प्राइवेट मतलब जो अच्छे हॉस्पिटल, जो एक्चुअल डॉक्टर हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ सहमति पत्र ले लिया और वहाँ डॉक्टर जाते ही नहीं है, तो वहाँ पे हर डिलीवरी वो सिजेरियन करवाते थे, क्योंकि उनको पैसे से मतलब था, कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता। तो वो सेटिस्फेक्शन था कि 4-5 महीने में हम लोग 8 से 10 हज़ार ऐसी डिलीवरी ज़्यादा करें वहाँ पे, जो प्राइवेट में जाते और उसमें न जाने कितने लोगों का डेथ भी हो जाता, क्योंकि कई बार ये खबरें आती थी कि उसके बच्चे की डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई। तो मुझे लगता है वो एक हेल्थ का इनिशिएटिव था जिसने सेटिस्फेक्शन दिया। और जैसे मैंने कहा कि बाल मजदूरों को भी हमेशा मेरे क्लोज टू हट रहा है। मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा बाल मजदूर छुड़वाए होंगे अपने डिफरेंट टेन्योर्स में। छुड़वाते थे, उनके एरियर के पैसे उनके खाते पे फिक्स डिपॉजिट करा के डलवाते थे। उसके फादर्स मदर्स को बुला के काउंसलिंग करता था मैं पर्सनली। कई बार मैं अपनी स्टोरी बताता था कि आप बोलते हैं कि नहीं, घर के हालात तो मेरे भी ऐसे थे, मुझे भी पढ़ा है, मैं बन सकता हूँ तो क्यों नहीं। और उनको फिर कंसर्न वीडियो से बात करके एडमिशन कराते थे। मुसहर के बच्चे हों, चाहे जैसे अभी जहाँ चतरा में हैं, वहाँ हम लोग बिरहोर का सर्वे करा, मतलब पीवीटीजीज का सर्वे करा। तो वहाँ भी उनके सारे बच्चों को हम लोग इंश्योर करेंगे वो स्कूल में जाएं, वो रहे कैसे रहे, इसके लिए उनके फैमिलीज़ को भी हम लोग सैचुरेशन मोड पे घर घर सर्वे करके, आप अगर अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखो तो हर बस्ती में वीडियो जा रहा है, घर घर जाके पूछ रहा है कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो उसका लिस्ट बना के उसका कौन कौन सी स्कीम मिलना चाहिए, नहीं मिला है उसकी लिस्ट निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। और झारखंड जैसे स्टेट में तो मतलब जो सोच के हम प्रशासन में आए थे उसके लिए कई सेटिस्फेक्शन देने वाली ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिसको हम लोग बता सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ फील करते हैं, चैलेंज क्या फील करते हैं सोशल वेलफेयर को इम्प्लीमेंट करने में भी? देखिए, जागरूकता का कई बार अभाव होता है। और मेरा अपना मानना ये है कि सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन पे जब पॉजिटिव प्रेशर होता है ना तो काम भी होता है अच्छे से। बट कई बार ये देखते हैं कि लोगों को पता नहीं है, तो जागरूकता मेन चैलेंज रहता है। तो हम लोग जाके बताते हैं, और कई बार प्रेशर आते भी है तो कई बार वो जानकारी के अभाव में गलत चीज़ों के लिए आते हैं। तो चैलेंजेस मुझे लगता है कम बेसी वो हर फील्ड में है। अब ऑफिसर भी रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि, और डिफरेंट जगह पे अलग हैं। जैसे आप किसी एक ज़िले में काम कर रहे हैं, जरूर नहीं सेम चैलेंजेस आपको दूसरी जगह पे हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो मेन, जैसे यहाँ अफीम के बारे में आपने जिक्र किया था, तो चतरा जैसे ज़िले में वो इशू है, अभी वो चैलेंजेस है। तो लोगों को कैसे उस जो अफीम कल्टीवेशन से दूर कर सकते हैं, तो उसके एक तो कानूनी पहलू पे भी हम लोग काम करते हैं कि जो उसमें संलिप्त व्यक्ति है उन पे कार्रवाई करो, सीजर करो, एफआईआर करो, उनके और प्रिवेंशंस के लिए कार्रवाई करो। और सेम टाइम फिर वहाँ के जो लोग हैं उनमें जागरूकता करना है, उनको फिर एग्रीकल्चर के जो दूसरी सरकार की स्कीम्स है या सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है उसके साथ जोड़ना है। तो ये चैलेंज हो सकता है किसी दूसरे ज़िले में ये वाला चैलेंज नहीं हो। तो चैलेंजेस होते हैं, हर जगह पे होते हैं, अलग अलग तरीके पे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उतनी टीम और उतनी योजनाएं सरकार की है कि जिसके माध्यम से हम लोग अगर थोड़ा मेहनत करें तो उस चैलेंजेस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। चतरा जैसा पिछड़ा जिला के लिए सर, जहाँ पे अफीम की खेती ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन बहुत ही पुअर कैटेगरी में, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, वहाँ पे आप स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? कौन से स्कीम्स को? जैसे वेलफेयर स्कीम्स को। देखिए, बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि लोग जो है, जैसे जहाँ डेवलपमेंट कम है और वहाँ तो ये सोशल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अगर किसी एक आदमी का नाम आप राशन कार्ड में भी जोड़ रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किसी एक आदमी को अगर आप उसके बच्चे को जो हालत गरीब, उसको किसी स्कीम से, अगर वो अनाथ है या उसके माता पिता में से कोई एक नहीं है, उसको आप स्पॉन्सरशिप स्कीम से मंथली 2-3 हज़ार रुपए दे रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी एक आध बच्ची को जिसके कोई नहीं है उसको आप कस्तूरबा में एडमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो इस जैसे इलाके में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसको आप दूसरे एंगल से देखिएगा तो वो
आप जैसे फील्ड पर रहेंगे तो वो मोटिवेशन भी होता है, आपको लोगों को देख के ही लगता है कि नहीं इनके लिए करना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस जैसे इलाके में जब आप जाएंगे, फील्ड पे काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब मुझे लगता है कि आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे, नहीं मुझे और करना है इन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे वो मोटिवेशन। महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं और झारखंड जैसे पिछड़े स्टेट में आपका प्रोफेशनल करियर है, तो क्या गैप फील करते हैं झारखंड का इतना पीछे होने का? देखिए, आप खैर आगे पीछे होने के अब किस पैरामीटर से आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, तो लेकिन जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट में भी या कई सारे सेक्टर ऐसे भी है जिसमें आज झारखंड की भी चर्चा करता है लोग बाहर कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि एक मेजर सेक्टर है जहाँ पे बहुत अच्छा काम, दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्री क्योंकि हम लोग ही जनरली ये कहते हैं कि 70% आबादी हमारी फार्मर्स और उससे जुड़े हुए हैं। तो एक तो उस सेक्टर में वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हुआ है, तो और उसका जो मार्केटिंग वाला जो चैन है वो भी, या प्रोसेसिंग वाले जो यूनिट्स हैं, या इंडस्ट्री भी जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप भी अच्छा। और देन ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन जब रिलेटिवली ज़्यादा हुआ है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, या फिर आईटी सेक्टर में वहाँ पे अभी जो आप देखते हैं जैसे पुणे जैसे सिटीज़ में जो हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं है कि हम बहुत आगे पिछड़े हैं। जैसे मैंने कहा कि उसको देखने का या वो जो पैरामीटर सेट करने का जो क्राइटेरिया है उस पर चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन मेजर जो गैप हमको लगता है कि वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है वहाँ। क्या चैलेंजेस लगता है झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने का? नहीं, देखिए चैलेंजेस नहीं कहेंगे, मुझे लगता है डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है। वो जैसे महाराष्ट्र में अभी हुआ तो ऐसे नहीं है कि वो रातों रात 10 साल में हुआ, वो लगातार होते रह रहा है। कुछ कई बार किसी स्टेट के लोकेशन के अपने एडवांटेजेस होते हैं, कनेक्टिविटी के अपने एडवांटेजेस होते हैं, उसका जो टेरेन है उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, या कुछ टेरेन के अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्लेन लैंड का उतना नहीं है जितना हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं, लेकिन बाकी यहाँ भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज़ हैं, काम भी हुआ है। और मुझे लगता है धीरे धीरे, अगर आप ही खुद देखिए 10 साल पहले 15 साल पहले जो चीज़ें थी वो अभी चेंज हुई है। तो मुझे लगता है ये निरंतर प्रक्रिया है और वो स्टेप वाइज होते रहता है। और आने वाले समय में यहाँ भी हम लोग और अच्छा। शिवाजी का आपके जीवन पे कितना असर है, महाराज शिवाजी का? देखिए, मतलब महाराष्ट्र में जो भी रह रहा है, मुझे लगता है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज हम दैवत बोलते हैं। तो उनका मतलब हम लोग बचपन से भी उनके स्टोरियाँ सुनी है, पढ़ी है, और जिस तरह से उन्होंने समाज के, उनको भोजन प्रतिपालक बोलते थे हम लोग, कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलते थे। अगर आप उनके अष्टप्रधान मंडल जो हुआ करता था, या उनके जो मेन जो लोग हुआ करते, वो सारे जाति धर्म के सब कास्ट के लोग रहते थे। और वो इतना सोचते थे कि अगर आप किसी मुहिम पे जा रहे हैं तो वहाँ अगर किसी रैयत ने अपना कुछ खेती कराया है तो उसको भी कुछ नुकसान ना पहुँचे आप जब घोड़ा चला के जा रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन है, और ना सिर्फ महाराष्ट्र में, मुझे लगता है पूरे कंट्रीज में। काम में भी मुझे लगता है कि उनका असर दिखा, इसलिए मैंने ये पूछा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि वो हर कोई जो महाराष्ट्र में क्या, वो तो पूरे देश में देखिए, जैसे बिरसा मुंडा जी हैं, मतलब वो सेंटिमेंट्स का विषय हो जाता है कि भाई जैसे हर एक स्टेट में भी है, और कुछ मतलब पूरे कंट्रीज में जिनको देखता है लोग एज आइडल या एज इंस्पिरेशन, महाराज भी है। तो आप इतना सारा काम कर रहे हैं सर, कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लोग बोलेंगे यार ये कुछ ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं, देखिए ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे नहीं हो, सभी लोग काम करता है। तो मुझे लगता है कि और मुझे लगता है उसमें कुछ ये भी नहीं है, मतलब आप काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर, वो ड्यूटी है, मतलब उसी चीज़ के लिए आप डाउन टू अर्थ हो कि कितने, आई डोंट नो कितने IAS जाते होंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो कभी कभी कहते हैं ना, दोस्त भी सोचने लग जाते हैं यार कुछ ज़्यादा उदार दिल हो गए। नहीं, देखिए वो मुझे लगता है कि वो लाइफ स्टाइल का भाग है, वो मेरे अंदर में है। और जैसे मैंने कहा कि उसमें मुझे खुशी मिलती है। अल्टीमेट लाइफ जो होता है, आदमी जीता है कि हम खुद खुश रहने चाहिए, और ऐसे भी नहीं कि दूसरों को दुखी करके खुश होना। वो तो डबल एडवांटेज है जब आप ऐसे खुश रह रहे हैं जिसमें दूसरों को भी खुश कर रहे हैं, मिल रही है। तो अगर वो मेरा, आप उसको स्वार्थ कहिए कि हम दूसरों के लिए जितना करते हैं उससे हमको खुशी मिलती है, तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरों के लिए। आप प्रोफेशनल ज़्यादा है या इमोशनल ज़्यादा है? देखिए, इमोशनल तो है, लेकिन
ऑब्वियसली है कि भाई इमोशन के आगे भी तो नियम कानून है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि प्रैक्टिकली आउट ऑफ द वे जाके भी हम ये कानून तोड़ के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम करते हैं लोगों के आप लिए अपने मदद दोस्त करते के लिए अब बताएंगे वो एक छोटा सा इंसिडेंट जिसमें पुणे में जो आपका दोस्त है जिसके साथ आप चाय पी रहे थे एक दिन सुबह सुबह, जो आपको एग्जाम वगैरह, आप उस दोस्त के बारे में थोड़ा बताएंगे? हरी नाम है सर हाँ उसका। हाँ, वो हरिकांत करके है दोस्त, वो बचपन से मेरा दोस्त है। बेसिकली वो मेरा बगल में रहता था, तो स्कूलिंग भी साथ में हुआ, 11th-12th में हम लोग साथ में एक रूम में रह के पढ़े। तो वो उसके बाद पहले तो वो कहीं पे काम करता था, बाद में उसने एक होटल शुरू किया है और अभी होटल चलाता है वो। अच्छा। तो उसका छोटा सा होटल है, कभी अप्स एंड डाउन्स कोविड के टाइम पे हुआ था, लेकिन हर बार सारे फ्रेंड्स मिलके उसको पुश करते हैं। तो वो है पुणे में है, अपना काम कर आप सोशल मीडिया पे उसके बारे में एक पोस्ट डाले थे। वो देखिए वो चीज़ें है तो है। मैंने कहा जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैं कभी ये नहीं कहता था कि मेरे हालात ख़राब है, मैं इतने विपरीत हालात में, लेकिन जब मैं बन गया हूँ तब मुझे अब बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और कोई भी आदमी कितना भी गरीब हो, जिस भी हालात में है, और हम कभी ये नहीं कहते कि हम दोस्त है तो है, और शान से कहते हैं भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो चाहे दोस्त हो रिलेटिव हो। तो आज भी हम प्राउडफुली कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं सर, क्या चीज़ मोटिवेट करता है सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने के लिए? बच्चों के मैसेज मोटिवेट करते हैं। कई बार नहीं डालते। जैसे मेरा देखिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जैसे मैंने कहा, मैंने सिलेक्शन के बाद IAS देखा था, तो हमको उस टाइम पे ये लगता था कि यार बाकी लोगों के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए, कि मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब रमेश घोलप IAS बना तो सबको IAS बनना है, सबको MPSC UPSC कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में गट्स है, अगर आप में वो क्वालिटी है, तो मेरे लाइफ से आप ये ले सकते हैं कि भाई हालात आपके आड़े नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं महाराष्ट्र में बहुत घूमा हूँ, बहुत, मतलब मैंने 700-800 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं बच्चों के लिए, और अभी भी जाता हूँ तो मिलते रहता हूँ। तो कई बार बच्चे डालते हैं, 1-2 दिन कुछ ना डाले तो मैसेज करता है कि सर डालिए एक आध फोटो आपका, देख के हमको मोटिवेशन मिलता है, पढ़ते हैं 1 घंटा ज़्यादा तो डालते हैं। और उसमें मैंने कहा उसे डजेंट मैटर कि मतलब वो, जैसे मैंने कहा कि वो जो अच्छा लगता है वो करते रहो। आपको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल करियर और सोशल मीडिया, तीनों को कैसे बैलेंस करते हैं? प्रायोरिटीज़ है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है, और मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ के अतिरिक्त भी आपका अपना सोशल लाइफ भी होना चाहिए, पर्सनल लाइफ भी होना चाहिए, एंड वो मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे कि मुझे जब भी समय मिलता है, फील्ड पोस्टिंग में तो नहीं ज़्यादा मिलता है, बट अदरवाइज मिलता है तो मैं गांव जाता हूँ। कभी भविष्य में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं, ये तो अफवाह उड़ाते रहता है लोग, लेकिन ऐसे कोई मंशा नहीं है। जहाँ हूँ, स्पेशली जिस स्टेट में हूँ, और जो काम करने में जो सेटिस्फेक्शन है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब मानता हूँ कि मतलब पाप पुण्य पुनर्जन्म ये सब हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मानते होते तो हम यही कहते हैं कि पिछले जन्म में कुछ मैंने पुण्य किया होगा कि इस स्टेट में लोगों की सेवा करने का मौका हमको मिला। अगर एक इमेजिनेशन बनाए कि व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट, तो क्या पॉलिटिक्स होगा एक करियर? खेती करेंगे। अच्छा खेती करेंगे। सही है। सर आपने एक फाइट लड़ी थी UPSC में पॉलिसी चेंज करने के लिए, आप थोड़ा उसको बताएंगे? नहीं, वो कलेक्टिव एफर्ट था, लेकिन उसमें मैं बहुत आगे बढ़ के किया था। बेसिकली ये जो फिजिकल हैंडीकैप या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की जो कार्डर एलोकेशन की जो पॉलिसी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने फाइट किया था, क्योंकि पहले जो पॉलिसी थी वो नेचुरली डिसएडवांटेज था। लेकिन ये फाइट आपने इनिशिएटिव ली थी? हाँ, उसमें 2-3 लोग थे, लेकिन परस्यू मैंने बहुत किया। उसमें दिल्ली में रह के सारे सेक्शन ऑफिसर लेके हर लोगों को कन्विंस किया, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। बाद में वो पॉलिसी भी आई, सब लोगों ने उसके तहत कई सारे बच्चों का ट्रांसफ़र भी हुआ, ऑफिसर्स लोगों का ट्रांसफ़र भी हुआ, कार्डर ट्रांसफ़र पॉलिसी उसके बाद आई। तो फाइट करते रहते हैं। तो इतना सारा इनिशिएटिव, इसीलिए मैंने बोला ना कि महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी का वो जिन दिखता है कि देखिए, मतलब उनके एक, मतलब उनकी जितना उनका एक, हम लोग ये कहते हैं कि उनका एक अंश भी अगर आ जाए लाइफ में तो खुद को खुशनसीब मानेंगे। बिल्कुल। अब अपनी खुशी कहाँ देखते हैं? अपनी खुशी देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अपनी फैमिली, अपना पर्सनल सोशल लाइफ, आप खुश है, सब लोग खुश हैं। देखिए, बाकी सोशली तो आप लोग सबको एक साथ नहीं खुश कर सकते, बट अल्टीमेटली आप अपनी नज़रों में आपका सम्मान कायम है, और अपने जो कोर जो लोग आपके साथ रहते हैं वो भी खुश है, तो उसमें देखते हैं हम लोग। कभी बिग बॉस में आपको कॉल आए कि बिग बॉस ज्वाइन करेंगे, तो आप जाएंगे? बॉस नहीं है, हमको सेवक ही बन के रहना है, तो बॉस हाउस में कॉल करेंगे। जहाँ है वो लो प्रोफाइल। मूवीज देखना पसंद है?
देखते हैं, मतलब जो भी जब भी मौका मिलता है देखते हैं, और नहीं भी मन होगा तब भी वाइफ ले जाती है तो देखना पड़ता है, बट पसंद करते हैं, देखते हैं जो भी आता है नया। अभी पुष्पा 2 नहीं देखा है बस, बट अदरवाइज जाके देखते रहते हैं। ओके, तो और आखिर में एक बात मैं पूछूंगा, आप मराठा में भी बहुत लोकप्रिय है, मराठा बोले तो महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है, झारखंड में भी बहुत लोकप्रिय है, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, तो दोनों को कैसे आप इतने जगह मैनेज करके रखे हुए? मैनेज नहीं कह सकते, देखिए मैंने हम अपना काम करते रहते हैं, अब अच्छा लगता है लोगों को, बच्चों को अच्छा लगता है, और ऐसे भी नहीं कि लोगों को अच्छा लगे इसलिए करते हैं, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है इसलिए करते हैं, और जैसे मैंने कहा था कि वो अल्टीमेटली लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो और महाराष्ट्र में भी जैसे मैंने कहा कि वो टच है, तो हम बच्चों के लिए भी कई सारे काम वहाँ भी करते रहते हैं, स्पेशली जो लोग यंग जनरेशन के बच्चे हैं, तो वहाँ डिफरेंट NGOs हैं, और उसके माध्यम से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, और बड़े पैमाने पे, जैसे मैंने कहा कि मेरा ये हम कहा करते थे जब ऑफिसर बने कि हम हमारे ब्लॉक को ऑफिसर्स का ब्लॉक बनाएंगे, तो एक उम्मीद करके एक NGO है, उसके माध्यम से 250-300 से ज़्यादा ऑफिसर में पिछले 10 साल में मेरे ब्लॉक में किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से ले गया, और ना सिर्फ ऑफिसर्स बल्कि बाकी सेक्टर में भी जो लोग अपना खुद को इस्टेब्लिश किया उनको भी ले जाता है। तो देखिए जहाँ जितना हो सके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो यहाँ भी करते हैं एज अ प्रोफेशनल, यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है, और इसके अतिरिक्त सोशल लाइफ जो वहाँ जीते हैं उसमें भी करते हैं, तो इसको एक्नॉलेज करता है लोग, अप्रिसिएट करता है, प्यार करता है, तो और दुगना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर फाइनली आप इतना सारा बात की हमसे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते एक छोटा सा मैसेज चाहूँगा आपसे यूथ के लिए, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, तो उनको कैसे अपने जीवन को बांधना चाहिए और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने कही है, लास्ट में जो मेरी एक कविता है उसी के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें हैं, और मैं कई बार कहता भी है उसको कि तू दौड़ में अव्वल आए ये कोई ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी कोई ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है तो सिर्फ और सिर्फ तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है गिर कर तेरा फिर से खड़ा होना, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जो आज आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे, तो बस चलना मत छोड़ना, तो बस लड़ना मत छोड़ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी में अपने एम्स को डिसाइड करके लड़ते रहिए, चलते रहिए, आपको एक ना एक दिन आपकी जो भी सपना है उसको आप ज़रूर पूरा करेंगे। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात आपने बोला। दोस्तों हम बात कर रहे थे श्री रमेश गोलब जी के साथ, DC चतरा IAS अधिकारी, और इनके संघर्ष के दिनों को हमने आपके साथ साझा किया है। हमने बताया है कि कैसे संघर्ष को इन्होंने जिया है, जीता है, और हार नहीं मानी, ना तो समय से, ना तो संघर्ष से, और ना लोगों से, और आज भी ये 2 राज्य के लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं अपनी पूरी पॉडकास्ट को एक लाइन से समाप्त करना चाहूँगा, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये सेंटेंस, ये वाक्य रमेश गोलब जी जैसे अधिकारी के लिए सही प्रतीत होता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कांके टॉक्स। थैंक यू।